जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। कैसे आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो आज ये हमारी इस साल की दूसरी क्लास है, क्योंकि दूसरा ही दिन है और एक क्लास हमने कल ले ली थी उसकी। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कल कल वाला टॉपिक उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको परसेंटेज स्टार्ट की थी। और भाई मैंने कल आपको बताया भी था कि पूरे अर्थमेटिक का परसेंटेज और रेशो दो चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे अर्थमेटिक की नींव है ना। ये जिसने अच्छे से समझ लिए, परसेंटेज जिसने अच्छे से समझ ली, सारे मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज रेशो मेथड जिसने अच्छे से समझ लिया भाई, उससे आने वाले चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले कल वाली वीडियो देखे, क्योंकि मैंने उसमें परसेंटेज का बहुत सारा बेसिक आपको मैंने बताया है। ठीक है, और कल हमने लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बाद हमने उनके ऊपर सवाल किए थे। ठीक है, आपने देखा भी होगा, सारे मैंने प्रीवियस शेयर कराए हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कल लेके कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लगभग 10 सवाल करा दिए थे। ठीक है, आज हम थोड़े सवाल और करेंगे और फिर एक दो कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कल कितने सवाल हो गए थे भाई हमारे? कल 10 सवाल हो गए थे। और 10वां सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, 10वां सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आई होप आपने वो कर लिया होगा अच्छे से। अगर नहीं करा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भाई मुझसे नहीं हुआ, आप मुझे करा दीजिए। ठीक है, तो चलो आज हम अगले सवाल करते हैं, 11वां सवाल। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे होगा, उसे करने की कोशिश कीजिए। चलो देखिए, सवाल में क्या लिखा है। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। देखो, संख्या जिसको भी हम मानेंगे वो हमेशा 100% होगी, है ना भाई। जिसको भी हम मान लो कुछ भी संख्या है अपने पास से, मान लो वो संख्या अपने आप में 100% होगी, तो क्यों ना हम 100 ही मान ले। तो देखो, किसी संख्या का 32%, यानी कि किसी संख्या का 32%, मान लो वो संख्या क्या है, 100 है। वो संख्या क्या है, 100 है। तो 100 का 32% कितना होता है, 32। 100 का 32% कितना होता है, 32। उन्होंने कहा है कि किसी संख्या का 32%, तो हमने 100 मान ली वो संख्या। 100 का 32%, भाई 100 का 32% कितना होता है, 32, है ना। 32% में 476 जोड़ा जाता है। जब इसमें 476 जोड़ा जाएगा, 476, तो भाई देखो ये तो 32% है और ये 476 अंक है ना। इसमें ऐसे में जोड़ देना कि 32 को इसमें ऐड कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि वो तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने मानी है ना। यानी कि 32% में जब हम 32% में 476 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होगी। हमने माना क्या था, यही माना था ना, 100 माना था ना। तो 32% में जब हम 476 जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, कौन सी वाली, जो हमने मानी थी, यानी कि 100% प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखो, परसेंटेज वाले एक तरफ कर लेंगे और जो वैसे वाले उनको एक तरफ। 32% इधर है प्लस का, जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का। तो 100 में से 32% का कितना हो जाएगा भाई, आपको हो गया भाई जी 68%। यानी कि 68% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 68% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 476 की, है ना। 38% की वैल्यू 476 हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, संख्या का मूल क्या है, यानी कि मूल संख्या क्या है। तो भाई मूल संख्या क्या है, 100 है। तो यानी कि 100% की वैल्यू हमें बतानी है। इस तरीके से हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो बताओ 68 और ये कितना है, 100%, यानी कि बताओ कितना गुना है, लगभग लगभग ये भाई 7 8 6 48, 8 7 56, यानी कि देखो यूनिट डिजिट 6 होगा, है ना। यूनिट डिजिट 6 आएगा और 8 की किस में गुना करोगे, 6 है। आपको होगा भाई जी 7 में, 8 8 56 है ना। 8 7 56 यानी कि लगभग कितना गुना है, 7 गुना है। देख लो आप भाई, देखो 7 6 42 और ये कितना होगा, 8 7 56, है ना। तो ये हो गया, देखो 42 में जब 5 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 47। तो ये कितना हो जाएगा, 476, यानी कि 100 भी तो 7 गुना हो जाएगा। फिर 7 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी है, 700। ये है इस बात का मतलब। हम इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं। देखो 32% में जब 477 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। भाई देखो 32% में मैं क्या जोड़ू, है ना। 32% में मैं क्या जोड़ू कि 100% हो जाए। आपको भैया 68% जोड़ो, तो 68% की वैल्यू तो भाई 68% की वैल्यू तो कितनी दी है, 476, क्योंकि 32% में जब 476 जोड़ रहे हैं तो 100% हो रहा है। तो भाई 32% में मैं क्या जोड़ू, आपको 68% जोड़ो। जब तो 100% हो जाएगी। तो 68% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 477, और यहाँ से 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। 100% की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, 700। समझ रहे हैं? चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पाद की संख्या 2047 है तो खराब उत्पाद की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखो 234, ठीक है, ए बी सी डी 234, और कितना दिया है फिर 454, सी कितने दिया 253 और डी कितने दिया 324। तो देखो ये ऑप्शन दिए हैं, ये देखो आरपीएफ एसआई में पूछा गया है भाई, आरपीएफ एसआई में 2019 में, आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई, जिस भी जॉब में ये मैथ पूछा जाता हो, अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता हो, आप उसके लिए ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते भाई क्या दिल्ली पुलिस के लिए है, क्या ये आरपीएफ के लिए होगी, आरपीएफ एसआई के लिए होगी। भाई जी, जिसमें मैथ पूछा जाता हो सबके लिए ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आप करके तो देखो। आप अगर स्कोर एग्जाम में अच्छे स्कोर ना बना पाओ, आप मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर ना बना पाओ, तब बोलना आप मुझे, ठीक है। चलो कि भाई जी आपने जो कराया था वो हमसे क्वेश्चन नहीं बने, पर लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ भाई उतनी मेहनत आपको भी करनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ आप वीडियो देख रहे हैं, भाई जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके फिंगर पे होने चाहिए, सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जितने मैं आपको कराऊंगा लिमिटेड सवाल कराऊंगा मैं, ये नहीं कि बहुत सारे सवाल कराऊंगा, कुछ ही सवाल मैं कराने वाला हूं। और अगर ये सारे सवाल आपने कर दिए तो भाई आज आप एग्जाम में 90%, है ना, मैं नहीं कह रहा कि 100% स्कोर कर दोगे, जो अच्छा बच्चा होगा वो 100% पे कर देगा, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन 90% स्कोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो भाई देखो, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% खराब निकल गया। तो भाई देखो 100% बनाती है कोई कंपनी बल्ब, 100% में से 11% खराब निकल गया, 11% जब खराब निकल गया तो बचा कितना भाई, 89% बचा, 89% बचा, हाँ है ना। तो भाई 100 में से जब 11 जाए तो 89% बचा, यानी कि 11% बल्ब खराब है और 89% बल्ब सही है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि यदि सही उत्पादों की संख्या कितनी है 2047, यानी कि सही उत्पाद हमारे कितने हैं भाई, हमारे हिसाब से सही उत्पाद कितने हैं 89%, उसके हिसाब से कितने हैं 2047, यानी कि 2047। तो भाई देखो 2047, तो उसने क्या कहा है, खराब उत्पादों की संख्या बताओ, खराब उत्पादों की। भाई देखो खराब उत्पादों की संख्या कितनी है 11, यानी कि जो भी होगी, जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि अगर 89% की वैल्यू 2047, तो 11% की वैल्यू बतानी, इस बात का ये मतलब है। तो भाई जो भी आंसर होगा 11 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, हाँ है ना, क्योंकि भाई उसने 11 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो भाई ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे कि 11% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो एक को 11 से काट लीजिए, भाई देखो 11 दूनी 22, 14, ये नहीं कटता 11 से, 11 11 चौक 44, 14, ये भी नहीं कटेगा 11 से, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 33, ये कट जाएगा 11 से, और ये देखो 11 और 11 दूनी 22, 10, 104, ये भी नहीं कटेगा 11 से, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कटता है, यानी कि एक सेकंड में हम सवाल को उड़ा सकते थे ऑप्शन से। तो भाई हर एक अप्रोच आपको आना चाहिए, ऑप्शन से भी आपको निगाह होनी चाहिए, ऑप्शन पे भी आपकी निगाह होनी चाहिए, किस तरीके से इस एग्जाम में हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, सब चीज आपको एग्जाम करते हुए ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो 89 और ये कितना है, 89 और ये कितना है भाई 2047, 2047, आप इसको काट लीजिए, कितने गुना होगा ये, कितने गुना होगा भाई, ये होगा दुगुना। ये देखो 89 दूनी कितना होता है, 89 दूनी 198, नहीं सॉरी 89 दूनी 178, 89 दूनी कितना होता है 178, और 89 दूनी 178, बचा कितना है यहाँ पे भाई 22 और 4 कितने हो गए 26, और ये 7। तो भाई देखो 89, 89 तिया कितना होता है, 89 तिया 268, 89 तिया 267, देखो 89 तिया, 89 तिया कितना होता है 267, यानी 9 27 का 7 का से लगे 2, और 8 24 और 2 26, देखो 89 तिया 267, यानी कि 23 गुना, और ये भी तो फिर 23 गुना हो जाएगा। तो 11 की जब 23 में गुना करेंगे कितना आएगा 253, 253, देख लो, इस तरीके से कर सकते हैं ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना कि इस तरीके से हम करेंगे, वो बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जो इस तरीके से करेगा कि 11% की वैल्यू पूछे, जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, है ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल दिया है, फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की
जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है तो पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन क्या था? भाई बताओ, 28% क्या होगी? कम होगी। देखो ये जो होगी इसकी पिछली जॉब, पिछली जो वो पहले करती थी, अब करती है वो सामाजिक क्षेत्र में, है ना। सामाजिक क्षेत्र में पहली नौकरी ये है, सामाजिक क्षेत्र में ये है, समझ रहे हैं आप? पहले जो नौकरी करती थी वो ये हो गई, अब करते हैं वो काम है सामाजिक में, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, उसके उसकी जो आय है कितनी कम होगी? 28% कम होगी। 28% की भाई फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ? मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना आपको बताया है ना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जाके वो देख लीजिए आप। परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से निकालते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, मैंने कल आपको बता दिया था अच्छी तरीके से। तो भाई देखो 28/100 ही तो करना है, 28/100। तो 4 से जब इसे काट लेंगे, 4 7 28 और 4 से काट लेंगे 25। यानी कि अगर ये होते बेस वैल्यू, ये होती है बेस वैल्यू, यानी कि 25 से कितनी कम हो गई? 7 कम हो गई। 25 से कितनी कम हो गई? 7 कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। उसने कहा है 28% कम हो गई। यानी कि अगर पहले उसकी इनकम कितनी थी? 25 थी। अब 25 से घटकर कितनी हो गई? 25 से 7 कम हो गई। यानी कि पहले अगर 25 थी ना, 25 थी, तो 25 का 28% ही तो भाई 7 होता है। यानी कि 28%, 25 का 28% कितना होता है? 7। तो 25 का 7 कम करेगा कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब ये है कि भाई अगर पहले सैलरी उसकी 25 रुपए थी, अब उसकी सैलरी कितनी है? 18 रुपए है। ठीक है, अगर पहले सैलरी उसकी 25 रुपए थी, अब कितने रुपए है? 18 रुपए है। तो भाई उसने क्या कहा है कि सामाजिक क्षेत्र में फरीदा का वेतन 27,000 है। यानी कि 18 की वैल्यू कितनी दी है? 27,000 दी है भाई। 18 की वैल्यू कितनी दी है? 27,000। तो उसने कहा तो पिछली नौकरी में उसका वेतन क्या था बताओ? पिछली नौकरी में उसका वेतन कितना था? आप कहोगे जी भैया जी पिछली नौकरी में उसका वेतन 25 था। यानी कि 18% की वैल्यू अगर 27,000 है तो 25% की वैल्यू हमें बतानी है। बता नहीं सकते भाई, आप 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 से कितने बार जाएगा? 9 से 3 बार, ये जो जाएगा 3,000। 2 से कितनी बार जाएगा? 15,000, सॉरी 1,500। तो भाई 25 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 1,500। तो देखो 25 को 15 में गुना करेगा, ये हो जाता है 375। 375 और 2 जीरो ये हो जाएगी 375। 25 के 15 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 375 और ये 2 जीरो लग जाएगी। यानी कि पहले जो उसका वेतन था कितना था? 37,500। फिर 28% कम होने से उसका वेतन कितना बचा था? 27,000। समझ रहे आप? चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया सवाल को करने में? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल पढ़ो क्या है? यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान क्या है? भाई देखो, R1 डिपेंड है R2 पे, R2 डिपेंड है 5600 पे, है ना। दो चीजें तो है, देखो ध्यान से सवाल को पढ़ो। भाई R1 है और R2 है और 5600 है ना। देखो R1 की वैल्यू हम तब बता सकते हैं जब हमें R2 की वैल्यू पता होगी, है ना। जब हम R1 की वैल्यू कब बता सकते हैं? जब हमें R2 की वैल्यू पता होगी। समझ रहे हैं? तो बताओ भाई, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या, देखो ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। हर तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप लगा लो बढ़िया तरीके से, स्पीड के साथ। आप देखना एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर करने पाओगे। ठीक है, क्लासेज लेके देखिए, आप लेके देखिए, कम से कम 15-20 दिन तक आप लेके देखिए। समझ में ना आए भाई, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, नई नई बात है ना, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप 15-20 दिन क्लास लेके देखिए, 20 दिन तक क्लास लेके देखिए, आपको 10-15 दिन में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चन बनाने पाओ। ठीक है, चलो तो भाई देखो, R1 डिपेंड है R2 पर और R2 की वैल्यू कितनी दी है? उसने कहा है R2 5600 से 50% अधिक है। यानी कि 5600 से 50% अधिक है, R2 50% अधिक है। तो बताइए, अगर 5600 का 50% कितना होगा? 5600 का 50% यानी कि आधा, है ना। 50% का मतलब कितना होता है? आधा। 5600 का आधा कितना होता है? आपको होगा 2800। यानी कि 2800 ज्यादा है। R2 जो है ना, R2 5600 से 2800 ज्यादा है। यानी कि 5600 प्लस 2800 कितना हो जाएगा? भाई 5600 प्लस 2800 कितना जाएगा? 5600 प्लस 2800 हो जाएगा 8400। भाई 56 और 28 कितना होता है? 84 होता है, 8400। यानी कि R2 कितना हो गया? 8400।
समझ रहे हैं? अब R1 क्या है? R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यानी कि R1 जो है वो 13% कम है। अगर ये 13% कम है तो बताओ R2 से 13% कम है, तो मुझे बताओ ये R1 R2 का कितना है? भाई देखो R1 13% कम है R2 से, तो भाई 100 में से 13% गए कितना हो गया? 100 में से 13% गए कितना बचा? आपको होगी बची 87%। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि R1 R2 का 87% है। अगर 13% कम है ना, अगर 13% कम है तो ये कितना है? R1 R2 का 87% है। यानी कि R1 की वैल्यू कितनी होगी? 8400 का 87%। 8400 का 87%। R1 की वैल्यू होगी 8400 का 87%। तो देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी और 7 चौक 28, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 8। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। देखो 7 चौक 28, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी मुझे। 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। देख ले एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा है 7308, यानी कि 7308 आ जाएगा 7308। एक ही ऑप्शन ऐसा है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, और सब में कितनी दे रखे? यूनिट डिजिट 0 और 1 दे रखे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल करना है। भाई आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? 5600 से R2 जो है 5600 से 50% दे दिया, तो 5600 का 50% कितना होता है? 2800। 2800 जब हम 5600 में जोड़ो तो कितना जाएगा? R2 का मान 8400। ठीक है, और R1 जो है R2 से 13% कम है। अगर 13% कम है तो बताओ R2 का कितने परसेंट है भाई? वो R2 का 87% है। वो 100 में से 13 है 87, यानी कि 8400 का 87% है R1। तो 8400 का 87% R1, तो परसेंट से 2 जीरो गई है ना, परसेंट से 2 जीरो गई, तो 84 गुना 87, 84 गुना 87 करेंगे ना हम, तो यूनिट डिजिट बाद में कितना है? 8। 8 ही ऑप्शन में। ठीक है, चलो। अगर थोड़ा बहुत आपको टफ लग रहा होगा, भाई देखो लगा हुआ टफ, मैं आपको ये नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन, सारे इजी इजी क्वेश्चन करा दूं और आपको खुश कर दो, आप भी खुश हो जाओगे, हाँ भाई बढ़िया पढ़ा रहा है बढ़िया। पर आप ये बताओ, आप एग्जाम में ना ना लगा पाओ सारे क्वेश्चन, तो फिर आप मुझे आके बताओगे कि भाई क्या पढ़ाया है ना? तो इसलिए मैं आपको ये चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि भाई आपका नुकसान हो जाए कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताया अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। चलो अगला सवाल है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। भाई देखो पी है और क्यू है, पी है और क्यू है। ठीक है, 20% कम है। भाई बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। उन्हें क्या कहा है? पी का वेतन क्यू के वेतन से। तो भाई अगर ये क्यू का वेतन है, क्यू के वेतन से, क्यू के वेतन से पी का वेतन 20% कम है, यानी कि यानी कि 5 का 20% कितना था? 1। इसका मतलब क्या है? क्यू के वेतन से, यानी कि बेस वैल्यू है ये, क्यू की वैल्यू है, क्यू की। अगर क्यू का 5 रुपए है ना, 5 रुपए है, तो पी की 1 कम, क्यू से 1 कम, है ना, क्यू से 1 कम, यानी कि 4 होगी इसकी वैल्यू। कितनी होगी? 4। समझ रहे आप? ठीक है, तो भाई अगर क्यू 5 है तो पी की वैल्यू 20% कम, 20% कम, क्यू कितना है? 4 है, वो पी कितना है? 4 है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात में क्या लिखा है? जो कि आर के वेतन से 20% कम है। देखिए दो शब्द जो लिखा है ना, वो क्यू की बात हो रही है, यानी कि ये जो है ना क्यू, क्यू यानी कि ये कितना है? आर से 20% कम है, यानी कि 20% कम है आर से। ये आर से कितना कम है? 20%। तो ये भी आर यदि 5 होगा तो क्यू कितना होगा? 4। आर कितना होगा? 4। क्यू कितना होगा? 4। तो यहाँ से इनका भाई रेशो आ जाएगा। देखो मुझे ये पता चल रहा है भाई, क्यू का यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर पहले स्टेप में देखे तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। दूसरे स्टेप में देखे क्यू की वैल्यू कितनी है? 4। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। तो भाई देखो क्यू की वैल्यू 1 करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये मैं आपको रेशो में अच्छे से बताऊंगा, जब हम ऐसे रेशो को मर्ज करते हैं किस तरीके से करेंगे। इन दोनों को एक, आप एक बना लीजिए। आप एक कैसे बनाओगे भाई इन दोनों को? ये देखो 4 और 5, 4 और 5, कोई ऐसी संख्या लो जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो भाई ऐसी संख्या क्या होती है? 20, इनका एलसीएम। तो 20 से ऊपर, यानी क्या है, तो ऐसा करो 5 को 20 बना लो और 4 को 20 बना लो। जब 5 को 20 बनाएंगे तो ऊपर नीचे कहां से गुना करेंगे? 4 से। ऊपर 4 से गुना करेंगे और नीचे कहां से गुना करेंगे? 5 से। समझ रहे हैं आप? देखो अब मैं जब इसकी 4 में गुना करूंगा, 4 में गुना करूंगा मैं इसकी, तो भाई देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यू की वैल्यू 20, और 4 की जब मैं इसमें गुना करूंगा 4 में तो कितने जाएगा? 5 की जब मैं इसमें गुना करूंगा 4 में कितना जाएगा? 20। यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हो गए, हाँ है ना? तो भाई देखो 4 किस में गुना करूँ कितना जाएगा? 4 चौक 16 रेशो, 5 चौक 20, या तो आप यहाँ से निकाल लो क्यू की वैल्यू, चाहे यहाँ से निकाल लो, और 5 बजे 25, कितना हो जाएगा? 25। यानी कि पी की वैल्यू कितने है? 16, क्यू की वैल्यू कितने है? 20, आर की वैल्यू कितने है? 25। तो उसने क्या कहा है कि बताओ
आर का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताओ कितना अधिक है। आपको में से 9 अधिक है। कितना अधिक है 9, है ना। 16 9 25। और कितने से हमने कहा पी से, पी के वेतन से यानी कि बेस वैल्यू क्या है 16, यानी कि 9/16 बताना है। गुना में कितना जाएगा 100% बदलने के लिए। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 निम्मा कितना होता है 225, है ना। 225/4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 से 24, यानी कि 56 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 56.25। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया आपको। भाई देखो, पहले स्टेप में हमें दिया था क्यू की और पी की वैल्यू, फिर हमें दूसरे स्टेप में दिया क्यू की और आर की वैल्यू। हमने देखा क्योंकि क्यू जो है ना, क्यू यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए, इन दोनों संख्या को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम देख लेते हैं। इनका एलसीएम कितना है 20, यानी कि 5 को 20 बनाएंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 को 20 बनाएंगे तो 5 से गुना कर देंगे। और रेशो में किसी भी संख्या से गुना करोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेशो में आप किसी भी संख्या से गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई 16 रेशो 20 रेशो 25 हमें पी क्यू का मान पता चल गया। अब हम आराम से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करो। अगला सवाल भी से इसी तरीके से है, जल्दी करें। ठीक है भाई, देखो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं। उसने हमें दिया है ए बी सी डी दिया है ना, ए बी सी डी। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर उसने ए का, अगर हमें ए से और डी का रेशो पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ए डी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, यानी कि हमें बी और सी का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो भाई अगर हमें शुरुआती रेशो और यानी शुरुआती संख्या का और बाद की संख्या का रेशो हमें चाहिए ना, तो भाई हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली हम इनकी क्या कर देते हैं, गुना कर देते जैसे ए रेशो बी गुना बी रेशो सी, और बी रेशो सी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी रेशो डी। तो देखो अगर मैं इनकी गुना कर दूं आपस में, अगर मैं इनकी ऐसे गुना कर दूं, देखो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या ए रेशो डी। ए रेशो डी यानी कि डायरेक्ट जो हमें पता चल जाएगा, डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा शुरू की संख्या और बाद की संख्या का रेशो। सही है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए बी से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 25% की फ्रैक्शन आप कहोगे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि बी अगर 4 है तो ए कितना होगा 5, है ना। बी अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस वाली कंडीशन में रख रहा हूँ मैं, इस वाली में। ठीक है, अच्छा फिर उसने क्या कहा है, बी सी से 30% कम है, यानी कि 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन होती है भाई 3/10। 3/10 ये सारी फ्रैक्शन भाई आपको याद होनी चाहिए, आपको आसानी से निकाल लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और किस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, तो भाई देखो अगर सी 10 है तो 3 कम होगी ए बी, बी जो होगी 10 से 3 कम, यानी कि सी अगर 10 है तो बी कितनी होगी 3 कम, यानी कि कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसने फिर क्या कहा है कि सी डी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना। अगर डी कितना है, देखो डी कितना है, अगर डी 5 है तो भाई सी कितना आ जाएगा 6। तो भाई सीधी सीधी गुनाई तो करनी है भाई इनकी, तो देखो काट दीजिए। 5 से तो 5 गया है, और 3 से 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार। तो देखो 5 दूनी, ये कितना जाएगा 10 दूनी 20, और ये कितना जाएगा 7 से 21, 21 रेशो 20। तो देखो डायरेक्ट ए और डी का रेशो आ जाएगा यहाँ से, तो ये भी ए और डी का रेशो है डायरेक्ट। तो यानी कि बताना ए डी से कितना अधिक है, कितना अधिक है। आप कहोगे ए जो ना ए डी से एक अधिक है, एक अधिक है ना भाई, किससे डी से, बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू डी, यानी कि डी कितना है 20, तो 1/20 फ्रैक्शन 1/20 को क्या बोल सकते हैं 5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो यहाँ से सी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें शुरुआती संख्या और बाद की संख्या का रेशो पता करना होता है ना, तो हम इस तरीके से रेशो कर देते हैं, और ये इनकी गुना में रेशो इस तरीके से कर जाते हैं ना। अगर थोड़ा बहुत भी आपको 20% भी समझ में आया है तो जब मैं आपको रेशो समझाऊंगा तब मैं ये आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, ठीक है चलो भाई अगला सवाल करो। अगले सवाल में क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए
तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है। देखो बड़ी संख्या मान लो बी, ठीक है, उसने क्या कहा है भाई, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया। जब हम किसी संख्या को 4% कम करेंगे तो भाई देखो 4% कम करने का मतलब होता है 100 में से 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगी वो संख्या खुद की 96%। ठीक है, तो अगर मैं बड़ी संख्या को 4% कम करूंगा तो खुद की कितनी गुना बचेगी, आप कहोगे भाई जी 96%। 100 में से अगर हमें कम करने को कहा गया है तो 100 में से हम उतने ही कम कर देते हैं, और अगर हमें जोड़ने को कहा गया है अधिक है तो 100 में हम उतने जोड़ देते हैं। देखो 4% कम करने का क्या मतलब है कि बड़ी संख्या जो बचेगी खुद का 96% बचेगी। ठीक है, फिर अगले स्टेप में उसने क्या कहा है कि छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया। मान लो छोटी संख्या सी है ना, अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूंगा तो खुद की कितनी हो जाएगी भाई, वो खुद की हो जाएगी 120%, है ना, खुद की कितनी हो जाएगी 120%, तो 120% हो जाएगी खुद की। ठीक है, उसने क्या कहा है कि तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। प्राप्त संख्या क्या होती है, बराबर, तो इनको मैं बराबर रख दूंगा। तो देखो परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ से बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितनी बार जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और ये कितनी बार जाएगा, 4 से 4 × 6 = 12, 30 बार। और फिर किससे जाएगा, ये चला जाएगा 6 से, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 6 चौक 24 6 पंजे 30, यानी बी और सी की वैल्यू कितनी आएगा यहाँ से, देखो बी सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 5/4। उसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 450 है। भाई दोनों संख्याओं का योग 450 है, हमारे हिसाब से कितना है बी 5, हमारे हिसाब से कितना है सी 4, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी है 450, 9 की वैल्यू कितनी दी है 450, कितने गुना है, कितने गुना है 4, 9 की वैल्यू 450 कितने गुना आप कहोगे 5 गुना है। ठीक है, यानी कि 50 गुना हो गई, तो उसने किसकी वैल्यू, छोटी संख्या क्या है भाई, छोटी संख्या कितनी है 4, यानी कि 4 की वैल्यू भी 50 गुना हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी 50, यानी कि 50 चौक 200, छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल को करना होता है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ो, अगले सवाल में क्या दिया है, यदि किसी संख्या के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी। देखो हम जानते हैं भाई भिन्न भिन्न क्या होती है, भिन्न फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो फ्रैक्शन में एक तो होता है न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश और हर, है ना, अंश और हर। ठीक है, यही तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसने क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होगी, यानी कि न्यूमिनेटर में कितनी वृद्धि होगी 25% की, अगर 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में उतना ही हम जोड़ देते हैं, यानी कि खुद का कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%, 125%। ठीक है, अगर 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो खुद का न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा 125%। ठीक है भाई, अगले स्टेप में क्या लिखा है, अगले स्टेप में लिखा है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है। हर में 10% की कमी करने का क्या मतलब होता है कि 100 में से उतने ही कम कर दो, है ना, तो डिनोमिनेटर कितना बचेगा, डिनोमिनेटर खुद का कितना बचेगा 90%, हाँ है ना भाई, खुद का डिनोमिनेटर कितना बचेगा 90%। तो उसने क्या कहा है कि आप जो ये फ्रैक्शन बची ना, आप फ्रैक्शन कितनी बची, 15/16, 15/16। ठीक है, कितनी बची 15/16। यहाँ से हम इसे, यहाँ से जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, माना जाएगा, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काट लीजिए 5 या 15, और 5 से कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये काट लीजिए 8 से चला जाएगा, 8 दूनी 16, और नहीं 8 से नहीं जाएगा, ये चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से मिल जाएगा, ये चले 2 से काट लो, 2 2 8 16, और 2 से कितने बार जाएगा, 45 बार। ठीक है, 2 से कितने बार चला जाएगा 45 बार। अब 5 से कितने बार जाएगा 25 बार, 5 5 25 और 5 45। ठीक है, तो भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा भाई, 9 27 अपॉन 5 40, 9 27 अपॉन 540। तो उसने क्या क्या कहा है, उसने बताया कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, तो भाई देखो मूल भिन्न क्या है हमारी, ये तो है मूल भिन्न जो हमने मानी थी, है ना, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखो कितना आ गया 27/40, 27/40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो अगर थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो भाई आपको बार बार वीडियो पीछे करके देखनी है, अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सवाल सारे मैं आपको वो सवाल करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है अगले सवाल में, यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। देखो 30% कम का मतलब क्या होता है? 30% कम, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10 है ना, 3/10। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। उन्होंने कहा है कभी यदि रामू का वेतन, ये होगा रामू और ये होगा शामू, है ना। शामू के वेतन से 30% कम है, शामू के वेतन से यानी कि बेस वैल्यू भाई ये शामू का वेतन है। अगर शामू का वेतन 10 है तो रामू का वेतन कितना होगा? 30% कम। 10 का 30% कितना होता है? 3, यानी कि 3 कम, 10 से 3 कम, यानी कि रामू का वेतन कितना हो जाएगा? 7। समझ रहे हैं आप? यदि शामू का वेतन 10 है तो रामू का वेतन कितना होगा? 7। इससे 30% कम। समझ रहे हैं आप? 30% की फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी कि अगर शामू का वेतन 10 है तो इसका 3 कम होगा, रामू का कितना होगा? 7। तो उसने क्या कहा है, तो सोमू का वेतन यानी कि सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? बताओ, सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है? 3 अधिक है। इन्हें कहा है रामू के वेतन से, रामू के, आपकी बात बेस वैल्यू भाई रामू है, रामू रामू के बेस वैल्यू कितनी, यानी कि इसकी कितनी है वेतन? 7। 3/7, 3/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/7 कितना होता है? 14.28%। मैंने आपको बताया था 1/7 कितना होता है? 14.28%। ठीक है, तो ये 3/7 है, तो 1/7 का 3 गुना तो है भाई। मैंने आपको कहा था कि जितनी फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई है, जितनी आपको मैंने सब चीज बताया है, वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्लास में अच्छे तरीके से सवाल कर पाओगे। अगर 1/7 14.28% है तो 3/7 कितना होगा? इसका 3 गुना था, 14×42, यानी कि 42.28×84, 42.84% हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई अगर जिसको ये सवाल भी नहीं समझ में आ रहे अच्छे अच्छे से, छोटे छोटे सवाल भी समझ में नहीं आ रहे, तो उसको आगे थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या दिया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। देखो 12% की फ्रैक्शन क्या है? 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20, 3/20 होती है, सॉरी 3/25। 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, क्योंकि तो 12/100 हो जाएगा, 12/100, और 4 से काट लेंगे, 4 से 12 और 25 चौका 100। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो मुझे बताओ कभी यदि ए और बी ये दिया है, बी की ऊंचाई से अधिक है, यानी कि बी की अगर 25 है तो ए की कितनी है? 3 अधिक, 3 3 अधिक है। अगर बी की कितनी है? 25। बस ये देखना है आपको बेस वैल्यू क्या है। इन्होंने क्या क्या है कि बी की ऊंचाई से यानी कि 20 यानी कि ये है बी की वैल्यू है, यानी कि अगर बी की ऊंचाई 25 है तो ए की कितनी है? उसकी 3 अधिक होगी, यानी कि 25 से 3 अधिक कितना हो जाएगा? 28। ए की कितनी है? 28। तो उसने क्या कहा है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने परसेंट कम है? बताओ कितने कम है? 3 कम है। किससे? 28 से, 3/28। ठीक है, 3/28 हो जाएगा, और इंटू में 100%। बताओ, तो 4 से काट लो, 4 7 28, 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार, 25 से 75, 25 से 75, और ये हो जाएगा बटे 7। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 बार जाएगा, 10 बार तो जाएगा जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10.71%, 10.71%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अच्छे तरीके से ये सारे सवाल मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए, किस तरीके से आपको क्या, बस ये आपको देखना है बेस वैल्यू क्या है। अगर ए से अधिक है तो ये जो बेस वैल्यू होगी जिसके साथ से लगा होगा, नीचे आएगा वो जिसके साथ से लगा होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। अगर इन्हें कहा बी से, यानी कि बी की वैल्यू है, बी से 3 अधिक है, बी से 3 अधिक है, ए की वैल्यू बी से 3 अधिक, यानी कि 25 से 3 अधिक कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ एक। ठीक है, देखो भाई, अगर ए गुना बी, अगर कोई दो संख्या दी है ना, अगर कोई दो संख्या दी है और उनका प्रोडक्ट, उनका जो गुणनफल है अगर कांस्टेंट है, TANT कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो भाई ये जो संख्या होगी ना ए, वो इस वाली दूसरे वाली संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका क्या मतलब है भैया?
इसका मतलब मुझे बताओ। देखो, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्या के गुना, दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है, तो भाई पहली संख्या जिस रेशो में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होगी। इसका मतलब यह है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। अगर बी अगर ए घटेगा तो बी क्या होगा, बढ़ेगा। बी क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, बी घटेगा, ठीक है। और अगर बी बढ़ेगा तो ए क्या होगा, ए घटेगा। उल्टा होगा, इसका उल्टा। अगर ए गुना बी, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो पहली संख्या जिस रेशो में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होगी। मान लो अगर ए 4:5 है, अगर ए 4:5 है तो बी कितना होगा, बी होगा 5:4। बी कितना होगा, 5:4, उल्टे रेशो में होगा, इसके उल्टे में, यानी कि ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो संख्या कांस्टेंट है तो पहली संख्या जिस रेशो में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होती है, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि खर्चा जो होता है ना, खर्चा खर्चा बराबर होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुना खपत। कीमत गुना खपत, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजप्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, कीमत और खपत, खपत का मतलब है जितनी वस्तु आप यूज करते हो, है ना, या कुछ भी आप यूज करते हो। देखो, अगर कीमत है, मान लो इस मार्कर की कीमत 10 रुपए है ना, इस मार्कर की कीमत, एक मार्कर की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। और खपत यानी कि अगर ऐसे ऐसे आपने 10 मार्कर ले लिए तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा बताओ। अगर इस मार्कर की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, और ऐसे ऐसे आपने 10 मार्कर ले लिए, खपत है ना। जितने हम वस्तु यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं खपत। हमारी जरूरत जो है, जो हमारी जरूरत है उसको हम खपत बोलते हैं। अगर एक मार्कर की कीमत 10 रुपए है और हमने ऐसे ऐसे 10 मार्कर ले लिए, 10 मार्कर की हमें जरूरत है, तो भाई खर्चा हमारा टोटल कितना हो जाएगा, आपको भी 100। खर्चा कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से होता है। दूसरी बात, अगर हमें खर्चा बराबर रखना है, अगर हमें खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो कीमत जिस रेशो में होगी खपत उसके उल्टे रेशो में होगी। मैंने अभी बताया था, अगर दो संख्या का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो पहली संख्या जिस रेशो में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होती है, ठीक है। तो अगर मुझे खर्चा बराबर रखना है, खर्चा समान रखना है, खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो कीमत जिस रेशो में होगी खपत उसके उल्टे रेशो में होगी। मान लो कीमत जो है कीमत है 4:7, तो मुझे बताओ खपत क्या होगी, खपत होगी 7:4। अगर खर्चा बराबर होगा, तब है बात, अगर खर्चा मुझे क्या रखना है, सेम रखना है। खर्चा क्या रखना है मुझे, सेम। अगर खर्चा सेम रखना है, खर्चा बराबर रखना है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कीमत जिस रेशो में होगी खपत उसका उल्टा रेशो में होगी, ठीक है। या इस बात को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं, देखो, मान लो 1 किलो चीनी जो है, एक कीमत, यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 35 रुपए, है ना। 1 किलो चीनी की कीमत कितने रुपए, 35 रुपए। समझ रहे हैं आप? गुना, मुझे लानी है 2 किलो चीनी, लानी है 2 किलो चीनी, मुझे कितनी लानी है, 2 किलो चीनी लानी है। तो आपका खर्चा कितना होगा, देखो ये हमारी खपत है, खपत 2 किलो चीनी जिसको हम यूज करेंगे, और एक किलो चीनी की कीमत कितनी है, 35 रुपए। तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, आपको होगा 35×70, यानी कि 2 किलो चीनी 70 रुपए की आएगी। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर मुझे 70 रुपए ही देने हैं, ठीक है, समझना है। अगर मुझे खर्चा बराबर रखना है, मान लो कीमत बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। अगर कीमत बढ़ गई और मुझे खर्चा बराबर रखना है, तो भाई हमारी खपत कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, खपत हमारी कम हो जाएगी, हाँ है ना। नहीं समझ आया? देखो, समझो समझो, अगर 35 रुपए में, यानी कि 70 रुपए में अगर 2 किलो चीनी आ रही है, पहले देखो 70 रुपए में 2 किलो चीनी आ रही है, 70 रुपए में 2 किलो चीनी आ रही है, और किसी कारण से, जैसे लॉकडाउन लगाता है ना, लॉकडाउन लगने से क्या होता है, चीजें महंगी हो गई थी। अगर कीमत बढ़ गई किसी किसी वस्तु की, अगर कीमत बढ़ जाए और मुझे खर्चा वही रखना है, मान लो अगर चीनी की कीमत 40 रुपए की 1 किलो हो गई, चीनी की कीमत कितनी होगी, 35 से बढ़कर 40 रुपए की 1 किलो हो गई, और खर्चा मुझे इतना रखना है, यानी कि मुझे लानी चीनी 70 रुपए की है। तो क्या आप 70 रुपए में 2 किलो चीनी आएगी? नहीं, अब 2 किलो चीनी नहीं आएगी, अब खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन 2 किलो चीनी नहीं आएगी, अब 70 रुपए में कम आएगी, क्योंकि 40 रुपए की 1 किलो है। जब 40 रुपए की 1 किलो है तो 70 रुपए की 2 किलो से कम आएगी चीनी। क्यों? क्योंकि खपत क्या हो गई, ऑटोमेटिक कम हो गई।
अगर मुझे खर्चा बराबर रखना है तो भाई कीमत जिस जिस रेशो में बढ़ेगी, खपत उसके उल्टे रेशो में घटेगी। ठीक है, अगर मुझे खर्चा बराबर रखना है, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा अगर कांस्टेंट होगा तो एक संख्या जिस रेशो में बढ़ेगी, दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आई, और हम अच्छे से तरीके से सवालों समझेंगे। देखो एक तो ये हो गया, दूसरी चीज देखो क्या होता है, दूसरी चीज होती है देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होती है। जैसे तीसरी चीज मान लो इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स बराबर क्या होगा, इनकम टैक्स होगा टोटल इनकम और गुना ये क्या होगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स मतलब भाई इनकम टैक्स कितना होगा, इनकम टैक्स किस पे लगता है, हमारी टोटल आय पर अगर जितने भी परसेंट हमारा टैक्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, इनकम टैक्स होगा। मान लो अगर हमारी 100 रुपए इनकम है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कितने की दर से टैक्स लग रहा है, 12% से, तो हमारा जो इनकम टैक्स कितना आएगा, 12 तो आएगा, 100 का 12% कितना होता है, 12। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी संख्या ले लीजिए, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो पहली संख्या जिस रेशो में बढ़ेगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इनकम टैक्स बराबर रखना है तो जितनी इनकम हमारी अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी। अगर हमें इनकम टैक्स बराबर रखना है, ये बात समझनी है भाई, आपको ये बात समझनी है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होगा ना, तो पहली संख्या जिस रेशो में बढ़ेगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में हो जाएगी। समझ रहे आप, चलो सवालों से हम अच्छी तरीके से करेंगे। चलो सवालों से अच्छी तरीके से करेंगे, सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया है देखो, कंप्रेस्ड, सवाल में दिया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत प्रति लीटर 65% बढ़ जा 65% बढ़ गई। देखो कीमत जो है, कीमत क्या हो गई, कीमत 65% बढ़ गई। 65% का क्या मतलब है भाई, 65% की फ्रैक्शन कितनी होगी, आप कहोगे भैया 65% की फ्रैक्शन होगी 13/20, कितनी होगी 13/20। तो भाई 65% बढ़ने का मतलब है पहले 20 से 13 बढ़ गई, यानी कि कीमत कितनी हो गई, 20 से 33, 20 से कितनी हो गई कीमत 33। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि अगर खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। देखो खर्चा ना बढ़े, खर्चा क्या कर दिया उसने, खर्चा क्या कर दिया, खर्चा उसने कर दिया सेम, खर्चा क्या कर दिया उसने कांस्टेंट। अगर मुझे खर्चा उतना ही रखना होगा तो खपत क्या हो जाएगी भाई, हमारी खपत बताओ क्या हो जाएगी। खपत मैंने आपको बताया था कि खर्चा बराबर क्या होता है, कीमत गुना खपत, कीमत गुना खपत। तो कीमत अगर इस रेशो में है तो खपत क्या हो जाएगी, उसके उल्टे रेशो में, 33/20, 33 कितना हो जाएगी 20। समझ रहे आप, 33/20। तो उसने क्या कहा है कि खपत को कितना कम करना पड़ेगा, खपत को भाई देखो खपत पहले कितनी थी 33, पहले खपत कितनी थी 33, अब कितनी हो गई 20 हो गई। खपत अब 20 हो गई तो कितनी कम हो गई, 13 कम हो गई। 13 कम हो गई कितने से, 33 से, 33 से, तो 13/33, 13/33 इंटू में कितना 100, इंटू में कितना 100%। ठीक है, इंटू में कितना 100%। तो बताओ, तो 13 तो ऐसे रहेगा, मान लो 13 33 से कितनी बार जाएगा, 33 से 99 गुना 3.09, 03%, 03%। तो 39%, 39.39%, ठीक है। 33 से 100 को काटेगा तो कितना जाएगा, 33 या 99, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 33 से 99। ठीक है, अब 13 की 3.03 में गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 39.39%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस अब उसने क्या कहा, खर्चा समान है, अगर खर्चा समान है तो कीमत जिस रेशो में होगी खपत उसका उल्टा रेशो में होगी। ठीक है, इस बात का ये भी मतलब है कि अगर 20 रुपए में पहले 33 वस्तु आ रही थी, अब कीमत के बढ़ जाने से 33 रुपए में 20 ही वस्तु आ रही है। ठीक है, पहले अगर 20 रुपए में 33 वस्तु आ रही थी, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कीमत बढ़ गई, क्योंकि कीमत बढ़ गई
65% बढ़ गई। अब 33 रुपए में 20 वस्तु आ रही है। तो भाई देखो खपत ऑटोमेटिक कम हो गई, पहले 33 आ रहे थे, 20 आ रही थी, कितने कम हो गए, 13 कम हो गए। 13 कम हो गए कितने से, 33 से, यानी कि 13/33, 13/33 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 39.39%, है ना, 39.39%। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, एकदम नहीं आता सबको समझ में। जब आप घर पे सवाल लगाओगे अच्छी तरीके से तो समझ में आ जाएगा। देखो यह है, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। देखो पिछले महीने कितना था, 25 था, अब कितना होगा, 29 हो गया। देखो कीमत जो है ना, चावल की कीमत कितनी थी पहले, पहले थी कितनी, 25 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 29 रुपए हो गई। ठीक है, 29 रुपए हो गई। उसने क्या कहा है, उसने कहा है किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना % कम करना होगा। देखो भाई कीमत बढ़ गई ना, ऑटोमेटिक कीमत बढ़ रही है तो खपत खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। इसने क्या कहा है कि ताकि खर्चा खर्चा समान रहे, पहले के समान, ताकि व्यय जो है ना, व्यय पहले के समान रहे। देखो ध्यान से पढ़ो, ताकि व्यय पहले के समान रहे। तो मुझे बताओ, अगर व्यय बराबर रखना है, व्यय सेम रखना है, पहले की तरह रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो कीमत जिस रेशो में होगा, कीमत जिस रेशो में होगी, खपत उसके उल्टे रेशो में हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी, अगर कीमत 25-29 है तो खपत कितनी हो जाएगी, 29-25 हो जाएगी, है ना, 29-25। इसका मतलब क्या है कि यदि 25 रुपए में पहले, 25 रुपए में पहले 39 किलो चावल आ रहे थे, अब 39 अगर 25 रुपए में पहले 29 किलो चावल आ रहे थे, अब 29 रुपए में 25 किलो चावल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई कीमत बढ़ गई है, क्योंकि कीमत बढ़ गई है। ठीक है, तो भाई देखो कितने कम करना पड़ेगा मुझे खपत को, खपत को कितने कम पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, कितने से, 29 से, कितना कम पड़ेगा, 29 से 4 कम। ठीक है, तो भाई देखो कितना हो जाएगा, 4/29 इंटू 100%। उसने हमसे कहा है, क्या कहा है कि निकटतम पूर्णांक तक बताइए, तो बताओ कितना होगा ये लगभग लगभग देखो ये हो जाएगा 400/29, 400/29। तो भाई अब मुझे बताइए कि 29 एकम 29, बचा कितना, 11, और ये हो जाएगा 110, 110। और देखो 29, 29 चौका कितना होता है, 29 चौका, 29 चौका, 29 टिया, देखो 29 टिया, 29 टिया कितना होगा, 29 टिया होगा यानी कि 30 टिया 90, 90 से 3 कम, 90 से 3 कम कितना हो जाएगा भाई, 87, 29 टिया 87 होता है। और 29 चौका कितना होता है, 29 चौका, 29 चौका कितना होगा, 120, 120 से 4 कम यानी कि 116। तो यानी कि 4 बार जाएगा, क्योंकि 110 है, 104 बार ये जाएगा, 4 बार, लगभग 14%, 14%, लगभग 14%। क्योंकि ना उसने क्या कहा है, निकटतम पूर्णांक सही बताइए, अप्रोक्स में होता है, नियरेस्ट इंटीजर बताया, नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि 14%। ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ से हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे आप, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो उसने अगले सवाल में क्या लिखा है, एक आयतकार भूखंड की लंबाई, एक आयतकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने % कम की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मुझे क्षेत्रफल बराबर रखना है, क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो भाई अगर लंबाई बढ़ेगी, इसने क्या किया, लंबाई 20% बढ़ा दी, लंबाई क्या करती, 20% बढ़ा दी, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी 20% कम, है ना, 20% कम। 20% बढ़ाने का मतलब होता है, 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। यानी कि अगर लंबाई पहले 5 थी, 5 से बढ़कर कितनी हो गई, लंबाई 6 हो गई, 5 से बढ़ लंबाई कितनी होगी, 5 से 6, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, उल्टे रेशो में हो जाएगी, 6 से 5, 6 से 5। तो कितनी कम करनी पड़ेगी चौड़ाई, एक कम करनी पड़ेगी, कितने में, 6 में। 6 से कितनी होगी, 5, तो एक कम करनी पड़ेगी 6 में। तो 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16.66%, है ना, 16.66%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि एक रेसर को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय 25% कम करना है, गति को कितने % तक बढ़ाना चाहिए। निश्चित दूरी को, देखो दूरी क्या होती है, निश्चित, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होते हैं स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। इसने क्या है, निश्चित समय यानी कि डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो रहा, डिस्टेंस को सेम रख रहे हैं। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो मुझे एक बात बताओ कि टाइम जिस रेशो में होगा स्पीड उसके उल्टे रेशो में होगी, है ना, टाइम जिस रेशो में होगा उसके स्पीड उल्टे रेशो में होगी। तो टाइम कितने, 25% कम, टाइम जो है 25% कम। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4,
तो टाइम जो है भाई, टाइम जो है 25% कम करना है, यानी कि 4 से कितना हो गया 3। टाइम कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। 25% कम करना तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 1 कम 3। तो स्पीड, स्पीड कितना हो गया 3/4, इसका उल्टा रेशो में होगा। भाई ये तो करना है भाई, अगर डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम जिस रेशो में होगा स्पीड उसको उल्टा रेशो में होगी। तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई मुझे, स्पीड को 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने में, 3 में। 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 में, तो 1/3 कितना होता है, 33। 33 1/3% है ना, 33 1/3%। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये ए गुना बी बराबर कांस्टेंट वाला भाई आपको याद रखना है, बहुत आसान आसान बढ़िया बढ़िया सवाल के होते हैं। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, देख रहे हैं आपने, एसएससी जीडी में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, 25वां सवाल आप मुझे करके बताइए। 25वां सवाल आप मुझे करके बताइए। बढ़िया सवाल था, अच्छे सवाल थे, सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद।